सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 दो रिकॉर्ड कर दिए हैं एंड चैनल पे अपलोड हो गई हैं वीडियोस, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ये लेक्चर 3 है जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। उससे पहले जो हम लेक्चर 2 में पढ़ के आए हैं उसका जो हम बेसिक है वो हम लेक्चर 3 में मतलब एक बार रिवाइज़ करते हैं, ताकि स्टार्ट होने से पहले एक बार आइडिया हो जाए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया क्या होता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। रेट लॉ, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। रेट लॉ क्या होता है हमने पढ़ा था। जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन उसकी पावर ऑर्डर, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट जाता है तो के लग जाता है। ठीक है, अब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी क्या है, जब भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन की टर्म्स में, उसे रेट लॉ बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? रेट लॉ। इस चीज़ को रेट लॉ बोला जाता है। दिस इज अ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और अ रेट एक्सप्रेशन। ये रेट एक्सप्रेशन है, बट ये एक होता है लॉ, उसे बोला जाता है रेट लॉ। ठीक है, इट कैन ओनली बी एस्टैब्लिश बाय एक्सपेरिमेंट। देखो, एक्सपेरिमेंट से ही हम इसे कर सकते हैं। हम खुद नहीं कह सकते ये ज़ीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बताया ही था। जनरली जो रेट लॉ एक्सप्रेशंस होता है वो सिंपल नहीं होते। ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, हर कंडीशंस के लिए ना क्या होता है, अलग होते हैं। जैसे मैंने पहले जो हमने लेक्चर 2 किया था उसके अंदर हमने एक ही रिएक्शन के दो डिफरेंट क्या देखे थे, ऑर्डर देखे थे। जैसे वो रिएक्शन थी 2HI। ठीक है, वो जाता था H2 प्लस I2। इस रिएक्शन के लिए वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी था और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी था। सेकेंड नॉर्मल कंडीशन पे ज़ीरो जब वो हाई कंसंट्रेशन में होता था, ठीक है, जब उसका गोल्ड सरफेस पे देखते थे तब। तो इसके हमने दो क्या कह सकते हैं, दो हमने इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस देखे। सो ये डिपेंड करता है अपॉन द कंडीशंस, अपॉन द फैक्टर्स। ठीक है, बट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विद द प्योर रिएक्टेंट वी कैन ऑब्टेन सिंपल रेट लॉ। एक सिंपल रेट लॉ मिलता है। जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, और रेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, के कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। वह के जो होता है रेट कांस्टेंट होता है। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी। जब कंसंट्रेशन क्या होती है, यूनिटी में होती है। तो क्या होता है जब कंसंट्रेशन यूनिटी में है, यानी इसका ऑर्डर 1 है, तो वो क्या हो जाता है, वो इसके इक्वल हो जाता है के। अब जो के की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन इनवर्स। देखो हम के को कैसे लिखेंगे, के इज इक्वल्स टू रेट अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ये होता है। अब हमने इसी से डिराइव करके सीखा था कि अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आगे आ जाए तो उसकी यूनिट हमें कैसे पहचान में आएगी। तब ज़ीरो ऑर्डर आ जाए तो यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो के तो सीधे डायरेक्ट रेट के इक्वल आ जाता है। यहाँ 1 पुट करो, 2 पुट करो, तो हमें इससे यूनिट पता लग जाती है। ये हमने लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिया है ये सारा, तो मैं यहाँ पे रिपीट तो नहीं करने वाली वो चीज़। वैल्यू ऑफ के इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अब जो के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक रिएक्शन के लिए ये डिपेंड कर रहा है अभी किस चीज़ पे, टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इसका यहाँ पे एक फैक्टर है। देखो क्या होता है ना, हम हर चीज़ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दी है, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में सारा करवा दिया, मैं बस लेक्चर 3 में क्या करवा रही हूँ, एक सम अप दे रही हूँ कि हमने लेक्चर 2 में एक्चुअली में क्या पढ़ा। वो हैंड रिटन नोट से, हम डिटेल में हैंड रिटन नोट से पढ़ाते हैं। जब भी ओवरव्यू देना होता है तो हम उसकी एक थ्योरी लाइंस को पकड़ते हैं, हम उसे थोड़ा सा कहते हैं ना ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, ताकि एक बार थोड़ा सा हम क्या एक लिंक कर पाएँ। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में एक हमारा लिंक बन जाए, इसलिए हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है आपको भी ढंग से समझ आ जाता है एंड एक लिंकेज बन जाती है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो वो हेल्प करता है। अब ये तो है नहीं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया मैं दोबारा वो चीज़
लेक्चर 3 में करना, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, ऐसी वीडियो लंबी बन जाएगी तो उससे क्या फ़ायदा। ठीक है, चलो देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। लेट देयर बी अ रिएक्शन नाउ इफ द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, अब देखो कुछ नहीं है जो मैंने पिछले उसमें करवाया था, पिछले लेक्चर में करवाया था। यहाँ पे जो रेट होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर पी और बी की पावर क्यू, हमें नहीं पता होता। देखो इस बेसिस पे ये जो लाइन है ना, पर्टिकुलर ये लाइन, इससे इतने सारे एमसीक्यूज आते हैं। डबल कर देंगे तो क्या होता है, अगर हम बी को नहीं लेंगे, अगर हम सिर्फ ए के साथ वर्क करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। इस पे हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो इजीली बन जाते हैं। ठीक है, वो एमसीक्यूज ज़रूर करना जो भी मैं बता रही हूँ ना, केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन बैंक वाली, उस प्लेलिस्ट के अंदर दो वीडियोस, मतलब दो वीडियोस ऐसी होंगी, जैसे एक वीडियो आपके टॉपिक पे बनेगी एमसीक्यू वाले पे, एक वीडियो बनेगी आपके सारे ग्राफ पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वीडियोस तो बनेंगी और भी, मतलब वैसे बता रही हूँ कि जो एक एमसीक्यूज होंगे इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। एक एमसीक्यू, एक ग्राफ, द बोथ आर इम्पॉर्टेंट। सी ये बेनिफिट में है इसलिए बोला जा रहा है, अदरवाइज तो दैट डिपेंड्स कि आप कितना करोगे एंड कितना इस चीज़ से सीख पाओगे। देखो वीडियोस हर चीज़ की बन जाएगी, वीडियोस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप उन वीडियोस को देखो, इम्प्लीमेंट करो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे ही इन्हीं लेक्चर्स के अंदर होमवर्क में या कैसे भी करके हम डाल देंगे, क्वेश्चन डाल देंगे। अभी एक लेक्चर 2 में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जिसे हम लेक्चर 3 में डिस्कस ना करके लेक्चर 4 में हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर 4 के अंदर आपके होमवर्क क्वेश्चंस जो भी हमने दे रखे थे, एक क्वेश्चन था लेक्चर 2 में दिया हुआ है एंड वो हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं है कि हमने होमवर्क दे दिया एंड हम अगले लेक्चर में भूल जाएंगे वो क्वेश्चन को, नहीं, हम वो लेक्चर जो है ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे, बट इस लेक्चर में हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, लेक्चर 3 लेक्चर 4 में करेंगे, ताकि हम लेक्चर 2 को जो 1 से भी पर्टिकुलरली मैच है उसे हम लेक्चर 4 तक लिंक कर पाएँ, इसलिए हमने उसको इस लेक्चर के अंदर नहीं डाला। ठीक है, वो लेक्चर 4 के अंदर आएगा ज़रूर। और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है जो हमने लेक्चर 1 में किया था, वो भी इम्पॉर्टेंट था क्वेश्चन, वो मैंने लेक्चर 1 में बता दिया था। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो उसकी जो वीडियो है वो भी आपको मिलेगी दोबारा से, वो वीडियो रिकॉर्ड होएगी, मतलब सेपरेटली वो सिर्फ पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो भी क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट में जो ग्राफ वाली वीडियो आएगी उसके अंदर आपको वो क्वेश्चन दिख जाएगा ईजिली। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। अब ये सब वही चीज़ें हैं जो हमने कल नोट्स के अंदर मेंशन करी थी, जो सब थ्योरी पार्ट ये वही है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं इस पे। जैसे पहली रिएक्शन है, इस पहली रिएक्शन में इसका ऑर्डर 1 है। अब सेकेंड रिएक्शन में इसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, ये हमें क्या होता है, ये अब हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें पता है कैसे कैसे कर रखा है कैसे नहीं कर रखा, बट ये कभी कभार कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जिसके थ्रू हमें पता लग जाता है। जैसे अब इस वाले केस में यहाँ तो अब ये कहोगे ना कि 2 1 और 1, ये कैसे हुआ, 2 हम लेंगे इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, टोटल होएगा 4। ठीक है, 3/2 कैसे आएगा आपका, ये भी आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हर वैल्यूज़ को, ये क्या है आपके एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकली हुई है, हमने खुद से कुछ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, रिएक्शन सेकेंड does not take place in single step. It is almost impossible for all the 12 molecules of reactants to be state of counter simultaneously. इसका मतलब है कि हम इन रिएक्शन को सिंगल स्टेप में नहीं कर सकते, ये बहुत इम्पॉसिबल है कि हम 12 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स में, तो हम उसको क्या करें कि अलग अलग लाइक सॉल्व करें या एक में ही पॉसिबल करें, तो सिंगल स्टेप में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट स्टेप्स लगेंगे। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड टेक प्लेस इन अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं ये। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शंस, उन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए क्या होता है, सम ऑफ सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज़ किया जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। उसके लिए क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होता है। इसका क्या मतलब है, देखो जो ये रिएक्शन सेकेंड है ये एक स्टेप में तो नहीं हो रही,
बहुत इम्पॉसिबल है कि 12 मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट की साइड में, इनको इनकाउंटर कर दे साथ साथ, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक सीक्वेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन उसमें होएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस जो रिएक्शंस होती हैं उसको क्या करना पड़ता है, हमें एक सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ वर्क ऑन करना पड़ता है। सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो आगे लिखा होता है उनका हमें सम लेना पड़ता है। एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, हो नहीं सकता बट एक सिंगल स्टेप के अंदर उस चीज़ को दे रखा है, वो होता है, ठीक है। चलो सम होता है, सम करते हैं हम उसका। सो दिस एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगी नहीं, सॉरी ये क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी नहीं, बट मैं एक बार रीड करके हिंट दे देती हूँ ये क्वेश्चन हमने करना कैसे है। देखो क्वेश्चन है, द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन सी इज़ वेरी वेरी हाई। देखो जब कंसंट्रेशन आपकी बहुत हाई होगी तब आप कैसे करोगे, जब आपकी कंसंट्रेशन बहुत लो होगी तब आप इन्हें कैसे सॉल्व करोगे। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। आपको पता है कि कंसंट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, जब हाई है तो कैसे करेंगे और जब लो है तो हम इसे कैसे करेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन बता दिया है, सॉल्यूशन दे दिया है, बट यू विल ट्राई दिस ऑन, ठीक है। ये आपको खुद अपने एंड से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द Oswald process of synthesis of nitric acid ammonia is converted into nitric oxide by high temperature reaction, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर रिएक्शन के साथ आपने कन्वर्जन किया है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2 रिलेटेड टू द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आपको NH3 में निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, एक देख लो फॉर्मेशन है इन दोनों का और कैसे इसको रिलेट करना है आपस में। एक पहला काम और पहला टास्क, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो एंड अकॉर्डिंगली हर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, इसमें हिंट दे रही हूँ, क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी इक्वेशन दे दे या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, जो भी पूछा जा रहा है बस फट से आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, या पॉज करके रीड करके अपनी नोटबुक में खुद से करना चाहो सॉल्व तो भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये ऐसा सेम क्वेश्चन ग्राम पर मिनट इनवर्स, ये हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं बता रही, ठीक है। ये ऐसे हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं ये, और ये लेक्चर 1 में तो ये यूनिट तो बिल्कुल सेम है, ग्राम पर मिनट इनवर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्राम पर मिनट इनवर्स को, जो गलत यूनिट है उसे आपको करेक्ट यूनिट में लिखना है, और जो करेक्ट यूनिट आएगी इसे वापस से आपको री यूनिट करना है, यानी जोन सी यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन थी उस यूनिट में फिर से लिखना है। जिसे भी ये क्वेश्चन अगर समझना है, लेक्चर 1 में एग्जैक्ट सेम ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब थोड़ा सा फ़र्क होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन जाके देख सकता है और फिर ये क्वेश्चन कर सकता है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे इन तीनों क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी तो मैं लेक्चर 4 में बता दूंगी कि ये क्वेश्चन भाई अगर जिनसे नहीं हो रहा है या थोड़ा टफ में जा रहा है ये क्वेश्चन, तो मैं वो लेक्चर 4 में ही आपको स्टार्टिंग में ही, लेक्चर 4 के अंदर ही स्टार्टिंग में, अगर मुझे इन तीनों क्वेश्चन में से लगेगा कुछ कि मुझे बताना चाहिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहिए खुद से, तो मैं वो भी करके दिखा दूंगी, और जो क्वेश्चन हमने लेक्चर 2 में छोड़ा है वो भी करके दिखा दूंगी अगर मुझे लगेगा तो, ठीक है। अदरवाइज दीज 3 क्वेश्चन आर ईजी, एंड मैंने नहीं ज़्यादा समझाया ताकि एक बार खुद दिमाग लगाओ, सोचो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, खुद से भी थोड़ा हम अपना ब्रेन यूज़ करेंगे ना तब भी परफेक्ट होगा। ये नहीं कि आप हर चीज़ ऑनलाइन सर्च करो और मिल जाए, नहीं, खुद से ट्राई करो। अगर मुझे बताना होता तो मैं बता देती, बट मैंने क्यों स्किप किया, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप खुद से अपना ब्रेन इन क्वेश्चंस पे यूज़ करो, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि नहीं करवा रखे, लेक्चर 1 2 देखो करवा रखे। चलो, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपका n ज़ीरो के इक्वल होता है। अब इसके अंदर ना हम कुछ जो चीज़ें पढ़ेंगे ना, थोड़ी सी डेरिवेटिव तो नहीं, डेरिवेशन तो नहीं है इतनी खैर, बट एक दो स्टेप्स के कुछ डेरिवेशंस है जिस पे फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन आना पड़ेगा,
देखो मैंने अपने चैनल पे 3 टॉपिक्स की वीडियो अभी अपलोड करनी है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लॉगरिथम। इन 3 टॉपिक्स की वीडियो ज़रूर मेरे चैनल पे आएगी। तो जिसे भी समझना है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लॉगरिथम, ठीक है, तो उनकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके ईजिली देख लेना। ठीक है, कमिंग सून, कमिंग सून। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो रिएक्टेंट जब भी प्रोडक्ट साइड में जाता है तो क्या करते हैं हम यहाँ लेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। देखो वही चीज़ कैसे, ये आपने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन से जो हम लिखते हैं उसके थ्रू हमने लिखा, इसे हमने किसके थ्रू लिखा, जो हमने रेट लॉ पढ़ा उसके थ्रू हमने लिखा, दोनों को इक्वेट किया। देखो मैंने यहाँ पे अब इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी डिफरेंशिएशन को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्हें डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और जिन्हें डिफरेंशिएशन आता है वो मेरा ये यहाँ पे लिखा हुआ सॉल्यूशन देख लो, मैं बता देती हूँ फिर भी। देखो यहाँ पे जो के का मतलब है वो क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जो के की यूनिट है वो ये है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेक्चर 2 में, इससे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया था कि यूनिट हमने कैसे निकाली है। ठीक है, तो ये ज़ीरो ऑर्डर की होती है। आर ओ हम लेंगे इनिशियल कंसनट्रेशन, और आर का मतलब होगा जो बची हुई रिमेनिंग कंसनट्रेशन होगी एट पर्टिकुलर टाइम टी। तो यहाँ पे लिख भी लेना ये क्या है, एक रिमेनिंग कंसनट्रेशन है। और रही बात नोट्स की, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैंने इन लेक्चर्स के अंदर दिया, दीज ऑल आर योर नोट्स ओनली। इसे अपने रजिस्टर में, जो भी रजिस्टर है उसके अंदर लेक्चर 1 से लेकर जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे लिख लेना। ठीक है, हर चीज़ सीक्वेंस में ही पढ़ाई जा रही है। एंड अगर मतलब लाइक क्वेश्चंस जो होंगे सब ये नोट्स हैं, इसमें से ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ स्किप कर रहे हैं। वी विल ऑल इंक्लूड ऑल द टॉपिक्स, जो भी हमारे जेई नीट या बोर्ड के रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो हम सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। देखो हम थ्योरी भी कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हैं, हम डेरिवेशंस भी देख रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हर टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और यही सब आपको अपने नोट्स में लिखना है, चाहे मैं वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँ ना करूँ, आपको अपने नोट्स में वही ये सारे लेक्चर्स लिखने हैं। ठीक है, और नोट्स में यही काम आएंगे। और जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को भी आप अपने रजिस्टर में, किसी और रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। नहीं तो वीडियोस इज़ ऑल योर्स, तो आप जब भी चाहो, जो भी चाहो, अगर रिपीट देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी ना। चलो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर माइनस क्यों लिया हमने इधर, क्योंकि रिएक्टेंट कम होएगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। ऑल राइट, यहाँ से आपने दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आएगा आपके पास, आपको यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स की भी जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसकी वीडियोस भी, क्लास 11 का जो टॉपिक है वो रिकॉर्डेड है, उसके भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पे हल्का सा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होएगा कि अगर वो आर नॉट पे है, आर नॉट पे है, तो अगर हमें टाइम अगर ज़ीरो है और वो आर नॉट पे है तो टी टाइम पे कितना होगा, तो आपने क्या करते थे, माइनस करते थे। ठीक है, माइनस करते थे ना उसे इनिशियल कंसंट्रेशन में से जो भी होता था। तो वही चीज़ है, आपको हल्का सा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक यूज़ होएगा, इक्विलिब्रियम का यूज़ होगा, मोल कॉन्सेप्ट का आएगा। तो ये चैप्टर इसके लिए केमिकल काइनेमेटिक्स के लिए पढ़ लेना। ठीक है, अब R इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी, जहाँ पे R का मतलब है आपका जो भी रिमेनिंग रेट होगा, रिमेनिंग कंसनट्रेशन होगा, आर नॉट का मतलब होगा इनिशियल कंसनट्रेशन, के का मतलब होगा आपका रेट कांस्टेंट, टी का मतलब होगा आपका टाइम। रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो जैसे आप रेट बढ़ाओगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, उनकी यूनिट भी तो सेम ही है, यूनिट भी तो सेम ही है, तो हमेशा कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा। ये यहाँ पे उसका लिख दिया रीज़न कि जो रेट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर, यानी कंसंट्रेशन ऑर्डर के। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो के लग जाएगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी। अब देखो
अगर हम प्रोडक्ट और टाइम की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट और टाइम में मतलब प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा ना, प्रोडक्ट कैसे बन रहा होगा आप कैसे देखोगे, के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर हो जाएगा टाइम प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे आपके टाइम प्रोडक्ट देखना है, इसकी कंसंट्रेशन देखनी है। यहाँ से आप स्लोप देखोगे, आपकी कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। अगर रेट ऑफ रिएक्टेंट देखोगे स्लोप उसका नीचे गिरते हुए दिखेगा, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स प्लस सी, तो ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ये हमने मैथ्स में पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। तो रिएक्टेंट गिरेगा, प्रोडक्ट ऊपर उठेगा। उसके बाद आता है हमारे पास हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में क्या होता है, अगर मैंने बोला कि कोई भी चीज़ 100 दिनों में कंप्लीट हो रही है, और हाफ लाइफ क्या होती है, मतलब उसका हाफ कर दो, 100 दिन में हो रही है तो 50 दिन में होगी। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर 100% हो रही है, हाफ लाइफ उसका 50% कर देता है। 100% उसकी लाइफ टाइम है, ठीक है, हाफ टाइम तो होगा उसका 50%। इस केस में क्या करोगे, जो हमने अभी इक्वेशन ऊपर से पढ़ी आर इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी, आपने यहाँ पे क्या करना है, टाइम को कर देना 1/2, आर जो था वो आपका आर नॉट बाय 2 हो जाएगा। आर आपका रिमेनिंग था बट आपको इनिशियल जो भी था उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो वो आपका आर रिमेनिंग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे हम सॉल्व करते जाएंगे, कुछ नहीं है, हमने इधर लेके आए एंड ऐसे ही करके ये वैल्यू आ गई, यानी टी का 1/2 किसके इक्वल होएगा, आर नॉट बाय 2 के किसके इक्वल होगा, आर नॉट बाय 2 के। अब जो टी 50% होगा वो किसके इक्वल होगा, आर नॉट बाय 2 के, ठीक है। अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बता रखा है, मींस अकॉर्डिंगली आपको ज़ीरो ऑर्डर के अकॉर्डिंग बता रखा है, हाफ लाइफ और लाइफ टाइम। ऐसे ही आगे फर्स्ट ऑर्डर भी आएगा, तब उसमें भी अगेन हमें हाफ लाइफ और लाइफ टाइम के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये इनका ग्राफ है हाफ लाइफ का ग्राफ है कि यहाँ से शुरू होता है ऐसे चलता है ये, ठीक है। जो टी ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, आर नोट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। लाइफ टाइम में इसे हम टाउ बोलते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, अब हम टी को ले लेंगे, यहाँ पे टी जेड ले लो या सिंपल टी भी ले लो, इसे हम टी जेड या फिर टी जेड लिख लो इसे, यह जेड की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, आर नॉट बाय के, ठीक है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आप टाउ लोगे, यहाँ पे आप आर नोट लोगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अब वो कैसे जाएगी, लाइफ टाइम की जो कंसंट्रेशन होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टाइम इज रिएक्टेंट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, यानी इसमें टाइम आपका कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो रहा है, इसमें 50%। ऑलराइट, ये एक दोनों एग्जाम्पल है, मैंने अभी बताए थे कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, और डिकम्पोजिशन होता है इनका उसे मेटल सरफेस पे, वो भी होता है। इसका एग्जाम्पल अभी बताया था कि वो जो HI ब्रेक डाउन होता है 2H2 में एंड I2 में ऐसे करके, तो वो इसका डिकम्पोजिशन जो मेटल सरफेस पे था वो भी यही है। अब इसका क्वेश्चन देखो, इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब इससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलने वाली है। अब द रेट कांस्टेंट फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ना भी देते हमें कैसे पता लग जाता, इसकी यूनिट से पता लग जाता, ठीक है भाई। रेट कांस्टेंट ये रहा हमारा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है N0 हो गया। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज़ 0.25 मोलर, यानी टाइम के 25 सेकेंड के बाद इसकी जो मोलारिटी होगी वो 0.25 मोल इनवर्स, ठीक है। मोलर का क्या मतलब होता है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन वही ज़ीरो ऑर्डर है, वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, हर वैल्यूज़ को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इससे हमें क्या करना है, हमने आर नोट यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये देखो, एक और आपके पास यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन आ जाता है, यानी टोटल 2 होमवर्क क्वेश्चन हो गए हमारे पास, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में
अपलोड करने वाले हैं। क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वो 2 क्वेश्चन को ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। इन लेक्चर 4 में ना, ये लेक्चर 3 चल रहा है, लेक्चर 4 में हम ये वाला क्वेश्चन भी और जो इससे पहले मैंने लेक्चर 2 में क्वेश्चन दिया था, दोनों क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ठीक है। ये लेक्चर 3 चल रहा है अभी। लेक्चर 4 के अंदर हम दोनों क्वेश्चन लेके आएंगे, ये वाला क्वेश्चन भी और जो लेक्चर 3 के अंदर हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो भी, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन ज़रूर करना, लेक्चर 4 में मिलेगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। और एक्सप्लेन भी करेंगे क्वेश्चन, आप देख सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज़ हो रहा है, रीड कर दो क्वेश्चन। अ सर्टेन सब्सटेंस ए मिक्स विद equimolar quantity of B at the end of 60 minutes. A is 75% reactant considering reaction to be, ये reaction to be zero order. Find time when A is 10% unreacted यानी 90% reacted. थोड़ा सा थर्मो का लॉजिक यूज़ कर लेना, माइनस कर लेना, आपका आंसर आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, ऐसे कुछ नहीं करना है। इसमें भी हमें डेरिवेशन का यूज़ करना है। इसकी यूनिट पता है आपको कि टाइम इनवर्स होता है, हमें पता ही है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जब भी हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट किया हमने, यहाँ पे लॉगैरिथम का यूज़ किया है, हमारा जो यहाँ से रिजल्टेंट निकला है ये निकला है, या हम इसे आर के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। a इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। आप इस डेरिवेशन को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लेना, आप लिख लो, इसे लिखोगे आपको समझ आएगा। लॉगैरिथम है, डिफरेंस और इंटीग्रेशन का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बट अभी इसके यूनिट से, इसकी इक्वेशन से काम चलाओ। अब आगे देखो, ग्राफ में क्या है, मैं फिर भी एक बार दिखा देती हूँ आपको ये पूरा क्लियर, ताकि जिसे अगर फिर भी लेना हो स्क्रीनशॉट या जो भी है। चलो अब देखो, ग्राफ में क्या है, अगर आपका रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे विल बी कांस्टेंट, ठीक है। रेट बढ़ेगा, टाइम पे क्या फ़र्क होएगा, डिक्रीज। टाइम देखो इन्फिनिटी पे जाएगा, टाइम कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। कुछ रेट ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है। जैसे इसमें रेट ऑफ कंसंट्रेशन दे रखी है, डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें वो बढ़ तो रहा है बट वो एक पॉइंट पे आके वो क्या जाते हैं, बिल्कुल सेम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम इनवर्स के उसमें जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आपका क्या होएगा, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ देखोगे तो कैसे जाएगा, जब भी इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको ये वाली साइड को यूज़ करना है। अभी आगे बताएंगे कैसे, ये क्वेश्चंस में देखो। अभी तो मैं ये चीज़ समझा रही हूँ, मैं इन चीज़ों को मैंने अभी आपको ऊपर से बताया, मैं आपको ये ना ही मैंने आपको ये ग्राफ डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए, ना ही मैं ये इनके सारे टॉपिक्स फर्स्ट लॉ के बेसिकली ज़ीरो ऑर्डर। देखो बात सुनो एक बार मेरी, कि जो हमने अभी करा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको यहाँ पर इनकी इंटीग्रेशन नहीं बताई, बिकॉज उसके पीछे एक रीज़न था कि कुछ बच्चों को नहीं आता। पहले मैं उसकी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, एंड वो भी इतना ऐसा नीड में भी नहीं है, काम की चीज़ हमारी सिर्फ इक्वेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया, सीधा इक्वेशन बताई, दोनों के ग्राफ समझा दिए, ठीक है। जो जितना बताया उतना ही इनफ है इनके लिए, ठीक है। हाफ टाइम बताया, लाइफ टाइम बताया, उसके बाद एग्जाम्पल बताए, क्वेश्चन बताया मैंने, इसका होमवर्क क्वेश्चन के लिए दिया, डिस्कस करेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना डिटेल से नहीं बताया, ओवरव्यू दिया है। यहीं से ही हम अपना लेक्चर 4 मतलब कंटिन्यू करेंगे दोबारा। अभी ओवरव्यू दिया, अभी सिर्फ दिखाया,
अभी सिर्फ दिखाया, बिकॉज ये अभी तक समझ ही नहीं आएगा जब तक हम इसके क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, हम इसकी अलग से लिखी हुई इक्वेशन नहीं देखेंगे। अभी ये फर्स्ट लॉ ख़त्म नहीं हुआ, फर्स्ट लॉ दोबारा से रिपीट होगा, दोबारा से इसके रिएक्शंस बनेंगे, ग्राफ आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर किया वैसे ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिटेल वर्जन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिटेल वर्जन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर 3। स्टे ट्यून फॉर लेक्चर 4 एंड जिसने लेक्चर 1 2 नहीं देखे तो जाके देख लेना। लेक्चर 3 तो हमने रिकॉर्ड किया है, लेक्चर 4 आपका कल रिकॉर्ड होएगा। साथ साथ क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, वो भी जाके मस्ट वॉच करना, ठीक है। सो दोनों होमवर्क क्वेश्चन भी ज़रूर करना क्योंकि हम वो कल डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय।